तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लाए आपके लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज का यूनिट 6 जिसका नाम है सोशल इश्यूज एंड द इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के और समझते हैं सोशल इश्यूज क्या हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक है फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन लिखा हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक्सप्लॉयटेशन जो वर्ड है इसके बारे में हमने कई बार बताया है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब अत्यधिक यूज यानी कि ओवर यूज करना किसका, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन यानी कि बहुत ज्यादा यूज करना, लीडिंग टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो लीडिंग टू का मतलब है यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसका अत्यधिक यूज करने से क्या परिणाम होगा वो यहाँ पे बताया जा रहा है। टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन होना, इनइक्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस यानी कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस होना। यानी कि मतलब क्या है इसका अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ऐसे डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट और सोसाइटी के लिए डेंजरस होते हैं। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है और इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके कुछ इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन, ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, ओवरफिशिंग और माइनिंग की वजह से रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो रहे हैं। पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जैसे एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन बढ़ने से इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट हो रही है। सोशल इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जैसे डेवलपमेंट सिर्फ रिच और इंडस्ट्रियलाइज एरियाज तक ही लिमिटेड रह जाती है जबकि पुअर और रूरल एरिया सफर करते रह जाते हैं। इससे क्लाइमेट भी चेंज होते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशन से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बहुत फास्ट हो रहा है। तो ये होता है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। तो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट का मतलब क्या है, प्रेजेंट की नीड्स जो हैं उसको मीट करता है वो डेवलपमेंट, विदाउट compromising द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि ऐसे डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करे बिना किसी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए। इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलबींग को बैलेंस किया जाता है। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे रिसोर्स कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होता है इसमें, सोलर, विंड और हाइड्रो पावर जैसे क्लीन एनर्जी सोर्स का बढ़ावा देना इसमें होता है। पॉल्यूशन कंट्रोल होता है इसमें, इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाता है। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज होता है इसमें, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन बिल्डिंग्स। उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो टॉपिक था हमारा फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ट्रांजिशन हो रहा है अनसस्टेनेबल से सस्टेनेबल की तरफ। तो ट्रांजिशन क्या है, इसमें होगा कैसे, यानी कि हमें अपनी लाइफस्टाइल और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को चेंज करना होगा ताकि हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए अनसस्टेनेबल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला है अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करना, जैसे सोलर, विंड और बायो एनर्जी को प्रमोट करना। दूसरा है प्रमोटिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स, यानी कार्बन फुटप्रिंट्स रिड्यूस करना, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करना होगा और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना पड़ेगा हमें। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इनकरेजिंग रिसोर्स कंजर्वेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन और वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम का यूज करना पड़ेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अडॉप्ट करने के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, जैसे हमने 3R के बारे में कई बार पढ़ा है पिछले वीडियोस में। 3R जिसमें हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जैसी टेक्निक का यूज करते थे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें हैं अनसस्टेनेबल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ट्रांजिशन के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम हमेशा ध्यान में रखिएगा, सोशल इश्यूज, यानी कि सामाजिक जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी। तो या इसमें क्या है, रैपिड अर्बनाइजेशन लीड्स टू एनर्जी
इंक्रीज एनर्जी डिमांड, यानी कि शहरों में पॉपुलेशन बढ़ने के साथ एनर्जी की डिमांड भी बढ़ रही है। इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और रेसिडेंशियल एरिया के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल चाहिए होता है, जो कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम है। इशूज इंक्लूड्स ओवर रिलायंस ऑन फॉसल फ्यूल्स, यानी फॉसल फ्यूल्स पे ओवर रिलायंस होना, ज़्यादा कोल, ऑयल और गैस का पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का एक्सेलरेट करना, यानी कि फॉसल फ्यूल पे ज़्यादा रिलायंस हो जाना, ये प्रॉब्लम्स हैं, अर्बन प्रॉब्लम्स है। दूसरा है इनएफिशिएंट एनर्जी यूज एंड वेस्टेज, यानी इनएफिशिएंट अप्लायंस, अननेसेसरी लाइटिंग और बैड एनर्जी प्लानिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी का वेस्ट होता है। लैक ऑफ क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी इन अर्बन एरियाज, बहुत सारी अर्बन एरियाज में अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं पहुंचा है। तो ये कुछ इश्यूज हैं अर्बन एरियाज के लिए। इसके सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। क्या सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे लाइट के लिए हम एलईडी लाइट्स का यूज कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस का यूज कर सकते हैं, स्मार्ट मीटर्स का यूज कर सकते हैं, जिससे हम एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें दूसरा सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे है यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, यानी सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और बायो एनर्जी प्लांट्स को डेवलप करना, उसे यूज करना, ये सोल्यूशन है। स्मार्ट ग्रिड्स एंड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, ये सारी चीजें हैं। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क जो एनर्जी सप्लाई और डिमांड को इफिशिएंटली मैनेज करें, उनका यूज करना। ग्रीन बिल्डिंग्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डिजाइन किया जाए जो एनर्जी इफिशिएंट बनाए रखें। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं अर्बन प्रॉब्लम्स जो इश्यूज थे उनके लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर सेट मैनेजमेंट। तो चलिए इन तीनों टॉपिक्स को अलग अलग करके बारी बारी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्वेशन नाम से ही पता चल जा रहा है, वाटर को कंजर्व करना। स्ट्रेटेजी टू यूज वाटर इफिशिएंटली एंड रिड्यूस वेस्टेज। तो वाटर कंजर्वेशन का मतलब है पानी को अच्छे से यूज करना और उनका वेस्टेज को रिड्यूस करना, क्योंकि फ्रेश वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है, हमें इसकी कंजप्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा और कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करके फार्मिंग के लिए, यानी कृषि में हम लोग ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करके, इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करके पानी को, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और इफिशियंटली उनका यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम इफिशियंट इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है दूसरे तरीके से हम लीकेज डिटेक्शन और रिपेयर करके, यानी पाइप्स और टेप्स के लीक को फिक्स करके हम लोग पानी का वेस्ट बचा सकते हैं। वाटर रिसाइकलिंग करके हम लोग जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करके हम पानी का रीयूज करके पानी कैसे बचाएं उनके तरीके सिखा सकते हैं। ये सारे वाटर कंजर्वेशन के तरीके हो सकते हैं। अब देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बारिश के पानी को कलेक्ट करके उसका यूज करते हैं। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर एंड प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। तो पानी की अवेलेबिलिटी भी इंप्रूव होती है, सिटीज और विलेज दोनों जगह वाटर की सप्लाई बेटर हो जाती है। और एक्सेसिव रेन वाटर, रेनफॉल का प्रॉपर स्टोरेज हो जाता है, जिससे फ्लड के इम्पैक्ट भी रिड्यूस हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर तो रिचार्ज होता ही रहता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से। तो इसकी भी कुछ टेक्निक्स का यूज करके हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, घर के रूफ टॉप से पानी कलेक्ट करके अंडरग्राउंड टैंक्स या वेल में, यानी कि कुएं में स्टोर करना होगा, वो सारी चीजें। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब है किसी पार्टिकुलर वाटर शेड का प्रॉपर मैनेजमेंट करना। वाटर शेड एक ऐसा डिफाइन एरिया होता है जिसमें सारा पानी एक रिवर या लेक में फ्लो होता है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करके हम लोग वाटर शेड मैनेजमेंट कर सकते हैं और सॉइल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज हो सके जिससे। बेनिफिट क्या है इसके? प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है इससे, जमीन से सॉइल लॉस कम होती है। और इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, यानी कि पानी की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, पॉल्यूटेंट फिल्टर हो जाते हैं और क्लीन वाटर अवेलेबल होता है। प्रमोट बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ और प्लांट के लिए अच्छे इकोसिस्टम मेंटेन होता है इससे, वाटर शेड मैनेजमेंट से।
तो एफॉरेस्टेशन की मदद से हम वाटर सेट कर सकते हैं। कई सारे टेक्निक्स का यूज करके हम वाटर साइड मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल। तो इसका मतलब क्या है? रिलोकेशन ऑफ पीपल ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज डैम, हाईवेज एंड माइनिंग। तो रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का मतलब है लोगों को रिलोकेट करना जब उनका घर किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से इम्पैक्ट होता हो। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे यहाँ पे लिखे गए हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, हाईवे डेवलपमेंट या फिर माइनिंग, इनकी वजह से इम्पैक्ट जब होगा उनका घर तो उन्हें रिलोकेट करना ही ये रिसेटलमेंट या रिहेबिलिटेशन होता है। तो ये प्रोसेस सिर्फ फिजिकली रिलोकेट तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि इसमें सोशल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन भी शामिल होती है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है? सोशल प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज क्या हो सकती हैं? यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम है लॉस ऑफ लिवलीहुड एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो रिलोकेटेड कम्युनिटीज को अपना ट्रेडिशन, ऑक्यूपेशन या फिशिंग उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसे उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट किया जाता है ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं। दूसरा प्रॉब्लम, कल्चरल आइडेंटिटी। तो कल्चरल आइडेंटिटी का भी लॉस हो जाता है। ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज के लिए उनका एरिया सिर्फ एक जगह नहीं होता है, बल्कि उनके लिए कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी का एक हिस्सा होता है, जिससे उन्हें वहां से रिलोकेट किया जाता है। तो सारी चीजें लॉस हो जाती हैं। इसके बाद प्रॉब्लम है पुअर लिविंग कंडीशन इन रीसेटलमेंट एरिया। यानी कि रीसेटलमेंट एरियाज में स्कूल्स की भी कमी होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या है इसके। इंक्लूसिव प्लानिंग एंड फेयर कंपनसेशन। यानी कि डिस्प्लेस फैमिली को उनके लैंड और एसेट्स के फेयर मार्केट वैल्यू मिलनी चाहिए। यानी कि उन्हें डिस्प्लेस किया जा रहा है तो उनके फेयर कंपनसेशन अच्छे से मिलनी चाहिए। उनके मतलब जो मार्केट लैंड जो है, उनकी सारी चीजें मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलना चाहिए। और क्या, स्किल डेवलपमेंट एंड लिवलीहुड रिस्टोरेशन प्रोग्राम। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट और जॉब प्लेसमेंट स्कीम प्रोवाइड करना चाहिए। रिसेटलमेंट प्लान्स डिजाइन करते वक्त अफेक्टेड कम्युनिटीज को इंक्लूड करना चाहिए इसमें। रिसेटलमेंट एरिया में स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स और सैनिटेशन फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारे तरीके हैं जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें सॉल्व करने के लिए सारे सोल्यूशन है। केस स्टडी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक केस स्टडी यहाँ पे लिखी गई है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मन बता दें आपको तो नर्मदा नदी पे जो एक सरदार सरोवर डैम का जो प्रोजेक्ट है उसके अगेंस्ट एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ था, जो मेधा पाटकर और उनके सपोर्टर्स ने लीड किया था। तो इशू क्या था इसमें? डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से हजारों, थाउजेंड्स ऑफ विलेज और ट्राइबल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस किया गया था इसमें। आंदोलन की वजह से रिसेटलमेंट और कंपनसेशन पॉलिसीज तो इम्प्रूव हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं मिल पाया था। तो एक रियल केस स्टडी है नर्मदा बचाओ आंदोलन पे। नर्मदा जो नदी है वो तीन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जिसमें ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में ही है उसका। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल एथिक्स, इश्यूज एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल एथिक्स उन प्रिंसिपल और वैल्यूज का सेट है जो ये बताता है कि ह्यूमंस और नेचर के बीच एक इथिकल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाए। ये इथिक्स ये इंश्योर करती है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स को रिस्पॉन्सिबली यूज करें, बिना इकोसिस्टम और फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान पहुंचाए। इथिकल प्रिंसिपल गाइडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट। इसमें इश्यूज क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव और इररिस्पॉन्सिबल यूज, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरफिशिंग और एक्सेसिव माइनिंग। दूसरी प्रॉब्लम है डिसरिस्पेक्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं।
प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट करना लोगों को। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए, जैसे ग्रीन एनर्जी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और वेस्ट मैनेजमेंट को इंकरेज करना पड़ेगा। ये सारे सॉल्यूशंस है इन्वायरमेंटल एथिक्स जो प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड इश्यूज। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। तो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग इसमें सबसे पहला सब टॉपिक है। इसमें आप देख सकते हैं इसका कॉजेस क्या है क्लाइमेट चेंज का। ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स। यानी कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कहाँ से होता है? इंडस्ट्रीज और व्हीकल से। तो ग्रीन हाउस गैस होती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस का एक्सेसिव इमिशन जो ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, उन्हीं को हम ग्रीन हाउस इमिशन कहते हैं। तो और क्या वजह हो सकती है यहाँ पे देख सकते हैं। पहली वजह तो यह है। दूसरा यह है डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। यानी कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उनके कटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह बनते हैं। और फॉसल फ्यूल का एक्सेसिव यूज, यानी कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फॉसल फ्यूल जो बर्न किए जाते हैं, कोल, ऑयल जैसे, इनसे भी पॉल्यूशन बढ़ता है, जो कि क्लाइमेट चेंज का कारण बनते हैं। तो ये तो कारण हो गया क्लाइमेट चेंज के। इसके इफेक्ट क्या है? इफेक्ट देखिए यहाँ पे सीरियस इफेक्ट है। राइजिंग सी लेवल्स, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल बढ़ रहा है, जो कोस्टल एरियाज को डुबा रहा है, यानी कि वहाँ पे फ्लड आ जा रहे हैं, उनकी संभावना बढ़ती जा रही है। तो ये इफेक्ट्स हैं। दूसरा इफेक्ट है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे हीट वेव्स, स्टॉर्म, ड्रॉट्स एंड हैवी रेनफॉल के केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं इसकी वजह से। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, क्रॉप फेलियर हो जा रहा है, फूड स्टोरेज का भी रिस्क बढ़ रहा है। ये सारी चीजें हैं। वाइल्ड लाइफ में भी प्रॉब्लम इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, यानी कि टेम्परेचर चेंज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से कई स्पीसीज इंडेंजर हो रही हैं। इंडेंजर्ड हमने बताया था, वो स्पीसीज होती है जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाती है। तो ये सारी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मलेरिया और डेंगू जैसे डिजीजेस भी बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। ये कुछ इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। इसके बाद है एसिड रेन एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो एसिड रेन होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। caused by sulfur dioxide and nitrogen oxide in the atmosphere। तो जब फॉसल फ्यूल बर्न किए जाते हैं तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं और वो जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो वो रेन वाटर के साथ मिक्स होके एसिड रेन बनाती हैं, और वही उसी रेन को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो उसका इफेक्ट क्या होता है? सॉइल और वाटर बॉडीज की क्वालिटी को डिग्रेड करती है। सबसे पहले तो जब बारिश के समय पानी में मिल जाती हैं तो वाटर की में मिलती है, सॉइल की क्वालिटी को भी डिग्रेड कर देती है। जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, एसिड रेन यानी कि एसिड की बारिश। तो ये तो हो गया वाटर और सॉइल को डिग्रेड करने की बात। और इसका इफेक्ट देखा जाता है बिल्डिंग्स पे। बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स में भी इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। जैसे सबसे बड़ा इफेक्ट है ताजमहल पे। ताजमहल के कलर को भी डैमेज करती जा रही है एसिड रेन। प्लांट्स और एक्वेटिक लाइफ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका एसिड रेन का। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है? काज बाय सीएफसी एंड हेलोन्स। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन, सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हेलोन्स एटमॉस्फेयर में ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ओजोन लेयर एक लेयर है एटमॉस्फेयर में
जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो कि हार्मफुल किरणें हैं उनको फिल्टर करती है और अर्थ पे डायरेक्टली पहुंचने से बचाती है। लेकिन जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है यानी कि खत्म हो जाती है इन सारी गैसेस की वजह से, तो जो हार्मफुल गैस है अल्ट्रावायलेट रेस जो सूर्य से आती है वो डायरेक्टली अर्थ पे पड़ती है, जिससे ह्यूमंस के लिए स्किन कैंसर्स और आई प्रॉब्लम जैसी सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। इकोसिस्टम और मरीन लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से। तो ये काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इसके। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड हेलोकास्ट। तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा सीरियस इशू खड़े करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रियल एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट के। जैसे है चेरनोबिल डिजास्टर जो कि 1986 यानी कि 1986 में हुआ था यूक्रेन में। इसमें हुआ क्या था, रेडिएशन लीकेज की वजह से थाउजेंड्स लोग मर गए थे और बहुत सारे रीजन्स कंटामिनेटेड हो गए, जो जहाँ पे आज भी उसके असर देखे जाते हैं और आज तक भी वो कंटामिनेटेड है। और इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी है, चेरनोबिल नाम से ही है। तो आप चाहे तो फ्री टाइम में उसे देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इसके सीरियस इशू देखे जाते हैं। तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ है चेरनोबिल डिजास्टर। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर ये जापान का डिजास्टर है जो कि 2011 में ये हुआ था अभी। इसमें सुनामी के बाद न्यूक्लियर प्लांट एक्सप्लोड हो गया था जो सीरियस रेडिएशन पॉल्यूशन का रीजन बना था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के। यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट, यहाँ पे देख ही सकते हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज जैसे रेडिएशन एक्सपोजर, कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और बर्थ डिफेक्ट भी काज करता है। सॉइल वाटर और एयर पोल्यूशन भी बढ़ाता है। अफेक्टेड एरियाज इनहेबिटेड हो जाते हैं और गवर्नमेंट को क्लीन अप और कंपनसेशन पर बिलियंस डॉलर्स स्पेंड करने पड़ जाते हैं उसमें। अब इसके बाद है वेस्टलैंड रिक्लेमेशन। तो वेस्टलैंड रिक्लेमेशन क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल जा रहा है, वेस्टलैंड यानी कि खराब जो लैंड है उसको रिकलमेट करना, यानी कि कन्वर्जन ऑफ डिग्रेडेड लैंड इनटू प्रोडक्टिव यूज। तो वेस्टलैंड रिक्लेमेशन का मतलब है ऐसे लैंड जो डिग्रेडेड हैं या इनफर्टाइल हो चुके हैं उन्हें प्रोडक्टिव या यूजेबल बनाना। तो किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं। रिफॉरेस्टेशन, सॉइल इंप्रूवमेंट और वाटर मैनेजमेंट। तो पहले से बैरन लैंड पर ट्रीज और वेजिटेशन प्लांट करना यानी कि रिफॉरेस्टेशन। सॉइल इंप्रूवमेंट यानी फर्टिलाइजर, कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक का यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, ये भी तरीका हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इरिगेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके भी हम वेस्ट लैंड को रिकलमेट कर सकते हैं यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं उसका। इसके बेनिफिट्स भी होते हैं जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डिजर्टिफिकेशन कंट्रोल होती है, इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी रिस्टोर होता है। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमरिज्म क्या होता है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो कंज्यूमरिज्म एक कल्चर है, कल्चर ऑफ ओवर कंजप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं कंज्यूमरेशन, ओवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस। ये कंज्यूमरिज्म का मतलब है, अर्थ है, मीनिंग है। तो कंज्यूमरिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक और सोशल प्रैक्टिस है जो एक्सेसिव कंजप्शन को प्रमोट करती है। इसमें लोग अपनी जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेस को और प्रोडक्ट्स को खरीदने लगते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज इन सॉलिड वेस्ट ड्यू टू पैकेजिंग, ई वेस्ट एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। तो जब चाहो बहुत ज्यादा ओवर यूज किया जाएगा हर एक चीज का, हर एक रिसोर्स का, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ज्यादा इंक्रीज होंगे। इंक्रीज इन सॉलिड वेस्ट ड्यू टू पैकेजिंग यानी कि जो पैकेजिंग वाली चीजें होंगी उनकी वजह से वेस्ट होगा। ई वेस्ट यानी कि मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा यूज करने का मतलब बहुत जल्दी चेंज करना, जिससे ई वेस्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन, ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी कंज्यूमरिज्म की वजह से। इसका सोल्यूशन क्या है? प्रमोट रिसाइकलिंग, रिड्यूस यूजेस एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो ये सॉल्यूशंस हैं कंज्यूमरिज्म से बचने के लिए, यानी कि उनसे होने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी कि हर चीज की जरूरतों के मुताबिक ही कंज्यूम करें, अननेसेसरी परचेस को अवॉइड करें।
ओल्ड प्रोडक्ट्स को क्रिएटिवली यूज करें या सेकेंड हैंड आइटम प्रीफर करें, वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर रिसाइकल सेंटर तक पहुंचाएं। ये सारी चीजें लोगों को एजुकेट करना होगा ताकि सस्टेनेबल कंजप्शन कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी, जिससे हम जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे बच सकते हैं। नाइन्थ टॉपिक है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें सबसे पहला है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये एक्ट इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट को स्पेशल पावर देता है। इम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी मेजर्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए मेजर्स ले सकती है। तो ये एक्ट लागू हुआ था 1986 में, यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं 1986। तो इसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन सेट की गई हैं, पेनल्टीज और पनिशमेंट डिसाइड की गई हैं फॉर इन्वायरमेंटल लॉज वायलेशन। तो ये है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। दूसरा है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो ये एक्ट आया था 1981 में। इसमें क्या, इसका पर्पस क्या है? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करना। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्टेबलाइज हुआ था इसमें, स्टेबलाइज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इंडस्ट्रियल इमिशन का रेगुलेशन होता है इसमें। पीनल एक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन नॉर्म्स वायलेट करती हैं। इसके बाद है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल और क्लीन वाटर सोर्स को इंश्योर करना का इसका वो है, पर्पस है। प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन बाय रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, प्रमोट द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज। तो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को रेगुलेट करना, रिवर्स और लेक का पोल्यूशन कंट्रोल करना। स्टेट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एम्पावर करता है ये। इसके बाद है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो आया है वाटर वाला आया है 1972 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972। वाटर वाला 74 है, ये है 72 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका पर्पस है वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट। तो स्टेबलाइज नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टेबलाइज किया गया है। इलीगल हंटिंग और पोचिंग को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी बनाई गई। इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रिवेंट करने के लिए भी काफी ज्यादा ये हेल्पफुल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया है 1980s में। तो इसका पर्पस है डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना और फॉरेस्ट रिसोर्स को सस्टेनेबल यूज इंश्योर करना। तो प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, प्रमोट फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रेगुलेट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। तो फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए डाइवर्ट करने पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को प्रमोट करना, इलीगल ट्रीज कटिंग और लैंड इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज इन्वॉल्व इन इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो बात आती है ये सारे जो लॉज बन चुके हैं, एक्ट बन चुके हैं, तो लॉज बनने से इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन तो इंश्योर होता नहीं है, उसे लागू करना पड़ता है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन यानी कि जो ये लॉ बने हैं उनको लागू लागू करने में इश्यूज क्या आते हैं वो देखते हैं। इश्यूज इन्वॉल्व इन इन्फोर्समेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। सबसे पहला इशू है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो कई लोग तो इन्वायरमेंटल लॉज के बारे में जानते ही नहीं, अवेयर ही नहीं होते हैं और इन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। तो सबसे बड़ा ये इशू है। और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी एक इशू हो सकता है। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज तभी इफेक्ट होती हैं जब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। दूसरा इशू है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर। तो पॉल्यूशन कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी की कमी होना, ये भी एक कारण है।
करप्शन एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो कई बार लार्ज इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस पॉलिटिकल पावर का यूज करके इन्वायरमेंटल वायलेशन को इग्नोर करने के लिए रेगुलेटर्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें हम लोग स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और पेनल्टीज का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। पब्लिक को अवेयर और इन्वॉल्व करने के लिए एजुकेशनल कैंपेन चला सकते हैं। लोकल अथॉरिटीज और कम्युनिटीज को एम्पावर करना होगा ताकि ग्राउंड लेवल पर इंफॉर्मेंस इन्फोर्समेंट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक अवेयरनेस। वही है, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए सब। तो यही सबका सोल्यूशन है, क्योंकि जब लोग इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के बारे में अवेयर होते हैं तब वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। पॉलिसीज तभी सक्सेसफुल होती हैं जब पब्लिक एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो अवेयरनेस कैंपेन लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन जैसे टॉपिक को एजुकेट करती है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग इंडिविजुअल अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इसमें मेथड्स हमने देखा, कैंपेन, वर्कशॉप और मीडिया आउटरीच। तो मीडिया आउटरीच, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और टीवी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सस्टेनेबिलिटी और पोल्यूशन कंट्रोल अवेयरनेस को स्प्रेड करना होगा, जरूरी है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, क्लीन अप प्रोग्राम्स और वेस्ट रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज लोगों को इको फ्रेंडली बिहेवियर के लिए रिवार्ड दे सकती हैं, जैसे टैक्स रिबेट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये सारी चीजें हैं, इनिशिएटिव्स हैं। तो आज के टाइम में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि हर सिटीजन का फर्ज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट को सिर्फ लॉस और रेगुलेशन के थ्रू नहीं बल्कि पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करना काफी जरूरी है। हर इंसान अपनी डेली लाइफ में इको फ्रेंडली हैबिट अडॉप्ट करे तो हम अपनी अ, धरती को फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ और लायबल बना सकते हैं। तो ये था लास्ट टॉपिक, पब्लिक अवेयरनेस, इस चैप्टर का। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा। और इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक, पीडीएफ नोट्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा यूनिट 7 पे, जो कि लास्ट चैप्टर है इस इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।